और अपनी हमारी एक कोशिश है, अपनी कंपनी भी हमने सेटअप की है। जो आज शिव कुमार सर ने जो टॉपिक हमें दिया था बात करने के लिए, उसमें इन्होंने कहा कि जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप की क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आईटी सेक्टर में, हम उस पे बातें करें और कुछ बताएँ आप लोगों को। और मुख्य मकसद ये है कि आप लोगों के सवालों का मैं जवाब ढूँढने में मदद कर सकूँ। मैं सारे आंसर, सारे जवाब तो नहीं दे पाऊँगा शायद, क्योंकि मेरे पास होंगे नहीं। लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप खुद भी अपने सवालों के जवाब ढूँढ सकें। तो जैसा टॉपिक कहता है जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जॉब, हम सभी जानते हैं जॉब का मतलब नौकरी, दूसरों के लिए करना या दूसरों के बने हुए एंटरप्राइजेज़ के अंदर नौकरी करना। और एंटरप्राइजेज़ हम एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को जो डिसेंट साइज़ का हो, उसको एंटरप्राइज़ कह सकते हैं और उसके जो मालिक होते हैं, जो फाउंडर होते हैं या प्रमोटर होते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो हम खुद की अपनी अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई कंपनी, कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, जहाँ के हम मालिक हों, तो हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। जॉब हम दूसरों के लिए करते हैं या दूसरों के एंटरप्राइज़ में करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ हमारा खुद का स्वामित्व और कंट्रोल दोनों होता है। ठीक है? तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए या कोशिश किस चीज़ की होनी चाहिए? जॉब की क कोशिश या एंटरप्रेन्योरशिप की कोशिश? जब मैं स्टूडेंट था, तब भी मेरे दिमाग में भी ये था। जब आज मैं 20 बरस से नौकरी कर रहा हूँ, एक प्रोफ़ेशनल हूँ, तो भी मेरे दिमाग में ये सवाल आता रहता है। तो क्या जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं? इस पे हम चर्चा करेंगे, शायद हम समझ पाएँ आगे चल के। हो सकता है आपके मन में भी ये दुविधा हो, क्योंकि अगर आप इस वक़्त जॉब ढूँढ रहे हैं, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या मैं जॉब ट्राई करूँ या एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, या फिर मैं अभी जॉब से शुरू करता हूँ, कल को एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा, एक जर्नी होगी। तो किस तरीके से इसको आगे लेके चलूँ? एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मुश्किलें होती हैं, जिसके कारण हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं या हमारे पास उतने मौके नहीं होते हैं, उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती हैं। जिनमें से कुछ सिनेरियोज़ को मैंने यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी कई बार हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक मुश्किल है, हमारे लिए एक लिमिटेशन है, बॉटलनेक। हम नहीं कर सकते, हम बिज़नेस नहीं कर सकते, हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि ख़ास तौर पर आईटी सेक्टर में पहली चीज़ कई बार हमें लगता है कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हैं। आईटी का मतलब इंजीनियरिंग होता है, यानी कि हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो ही हम आईटी सेक्टर में आते हैं। पहला ये एक खुद की धारणा होती है। तो हम पहले ही अपने आप को वहाँ पे टिक ऑफ कर देते हैं कि नहीं, मैं तो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं आईटी सेक्टर में कैसे जा सकता हूँ या आईटी मेरे लिए नहीं है। ठीक है? तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे मैंने किया है मेंशन, उसको हमने कहा कि मैं तो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग में पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं बिल्कुल बच्चा हूँ, अभी स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ। क्या मैं इस वक्त कुछ कर सकता हूँ आईटी सेक्टर में? कुछ समय पहले शिव कुमार सर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि किसी एक छोटे बच्चे ने ये सवाल किया किसी ऐसे ही सेशन में कि ऐप कैसे बनाएंगे। और शायद उस बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि ऐप होता क्या है, पर कहीं से उसने सुना होगा और उसने ये सवाल किया। और बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ने ये सवाल तो किया कम से कम, ऐप कैसे बनाएँगे? और ये एक निश्चलता दिखाता है, एक एक परिस्थिति दिखाता है कि ऐप बनाया जा सकता है। उसके लिए आपके लिए आपको इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको
प्रोग्रामर होना ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा लगता है कि ये नहीं है तो हम आईटी में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शुरुआत में ही आपको ये बता दूँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से भी और बड़े बुजुर्गों के कहे से, जब हम बच्चे थे, नहीं पढ़ते थे, नहीं ध्यान से नहीं पढ़ते थे या कम पढ़ते थे, तो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके ये कहते थे कि क्या करेगा ये? चलो कुछ नहीं करेगा, पान की दुकान खोल लेगा। कहने का मतलब ये है कि पान की दुकान खोलना और उसको चलाना, ऐसा लगता था कि जिन सबसे आसान काम होगा, जबकि वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। तो उस वक़्त हमें लगता था कि ये बहुत ही घटिया काम होगा, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता तो पान का दुकान चलाएगा। तो हमें लगता था नहीं, सब कुछ करेंगे, पान का दुकान नहीं चलाएँगे क्योंकि वो बहुत ही घटिया काम है। जबकि मेरे पिताजी पान बहुत खाते थे और हम घर में दिन भर में कम से कम 20-25 बार पान लगा के उनको दिया करते थे। लेकिन पान की दुकान नहीं खोल सकते। वो उस वक़्त बचपन का दिमाग। अ, अब जब हम आईटी सेक्टर में हैं, तो हमें लगता है कि अगर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो आईटी में उसके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आईटी में अपने दम पे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, यानी अपने भविष्य का मालिक खुद भी बन सकता है। उसको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम में कोई कमी नहीं है, हमारी परिस्थिति कोई कुछ भी ऐसी खराब नहीं है, या जिस भी परिस्थिति में हम हैं, हम कुछ न कुछ आईटी सेक्टर में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ 6, 8, 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, उसको मैं आगे धीरे-धीरे करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम देखते हैं कि इन तथाकथित कंस्ट्रेंट्स और मुश्किलों के बावजूद हम आईटी सेक्टर में क्या कर सकते हैं, या हमारे लिए क्या परिस्थितियाँ या क्या अवसर जो हैं उपलब्ध हैं। पहला हमने कहा कि हम नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करें? आईटी हमारे लिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप स्टूडेंट भी ना हो, मान लीजिए आपने स्कूल भी नहीं किया हो, क्या तब भी आप कुछ आईटी में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसकी बातें करेंगे। दूसरी बात आती है कि आईटी है तो प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आना चाहिए। हमें तो नहीं पता, तो हम आईटी में कैसे जाएँगे? क्या आईटी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एसेंशियल है, एकदम से ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो कि आईटी सेक्टर में हैं, और उसमें प्रोग्रामिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है कि पिछले कुछ सेशंस में इनकी चर्चाएँ हो चुकी हैं कि आईटी में किस-किस तरह के रोल्स हैं, अ, जिसमें एक रोल ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग का रोल होता है, लेकिन बिना प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे रोल हैं, जिसमें आप जा सकते हैं, और वो डिपेंड करता है आपकी अपनी एजुकेशन क्या है, आपकी ज्ञा नॉलेज क्या है। तो प्रोग्रामिंग नहीं आने से आप आईटी में नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी। तीसरी बात आती है कि हमारे पास तो मशीन नहीं है, हमारे पास तो डिवाइस नहीं है, मेरे पास तो एक छोटा-सा फ़ोन है, मैं क्या करूँगा? या मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं है, मेरे पास खुद का लैपटॉप नहीं है, खुद का डेस्कटॉप नहीं है, मैं क्या करूँगा? बिना लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, फ़ोन, छोटा-सा कुछ भी अपना नहीं है तो क्या करूँगा? कैसे मैं आईटी में आऊँगा? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मेरे पास उपलब्धता हो सकती है इन चीज़ों की? क्या ये बहुत बड़ी मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आईटी चूँकि एक अ, टेक्नोलॉजी क्षेत्र है जहाँ पर कोई न कोई एक डिवाइस चाहिए आपके पास, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बिना किसी डिवाइस के भी आईटी में आप कुछ कर सकते हैं, नहीं, पर हमें ये ध्यान देना होगा कि आईटी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर डिवाइसेज़ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि आईटी के अंतर्गत ही आता है, और जिसमें आप बिना कंप्यूटर के भी, जो बड़ा कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, उसके आप काम बिना उसके काम कर सकते हैं। जो मैं आपको तत्काल आपको बताऊँ कि जो मैं अभी कनेक्टेड हूँ आपसे, मेरे पास एक छोटा-सा टैब है,
जो 10 इंच के स्क्रीन पे, और बहुत ही सस्ता 10,000 का एक टैब है, जो कि नॉर्मली आजकल सबके हाथ में फ़ोन होता है, हम फ़ोन से भी यही चीज़ कर सकते हैं। उसी पे मैंने ये प्रेज़ेंटेशन भी बनाया है और हम आपसे कनेक्टेड भी हैं। इसमें सिम लगा हुआ है, सिम से हमारा इंटरनेट चल रहा है और इस तरीके से हम गूगल मीट के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो हमने कोई कंप्यूटर नहीं यूज़ किया इसके लिए, कोई लैपटॉप नहीं यूज़ किया और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो ये एक अपने आप में एक इस पॉइंट को कंफर्म करता है कि हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं भी है, तो भी हम आईटी में काम कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि इंटरनेट कनेक्शन। हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन तो है, पर वो बहुत ही कमज़ोर है, या शायद है भी नहीं। इंटरमिटेंट, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, या कभी छोटे समय के लिए होता है। तो वो कैसे हम आईटी में काम कर सकते हैं? ये भी मैं आपको विश्वास दिलाऊँ कि इंटरनेट हर वक़्त होना ज़रूरी नहीं है। निश्चित रूप से अगर इंटरनेट होता है तो हमारी जो अ, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, और इस तरीके से हर एक पॉइंट पे हम किस स्थिति में हैं, हम बिल्कुल एक छोर पे हैं या दूसरे छोर पे हैं, उसके बेसिस पे हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ घटती या बढ़ती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो भी हम आईटी में कुछ नहीं कर सकते। हम उसके आपको उदाहरण देंगे। उसके बाद का एक पॉइंट आता है कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, हम क्या करेंगे? कंप्यूटर में तो सब कुछ अंग्रेज़ी में है। बदकिस्मती से मैंने जो आपके सामने पॉइंट्स बनाए हैं या जो प्रेज़ेंटेशन में मैंने लिखा है, वो भी अंग्रेज़ी में है। मुश्किल ये है कि मुझे हिंदी में टाइप करना नहीं आता। अब तक मैंने जो भी मैं भी वापस कहूँगा, बदकिस्मती से जो भी हमने पढ़ाई की है कंप्यूटर के बारे में, उसमें अंग्रेज़ी का प्रभुत्व रहा है। तो हमने कभी हिंदी में टाइप करना सीखा नहीं। वो अदरवाइज़ हिंदी आते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। तो अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा इस वक़्त। अ, फिर एक जो पॉइंट आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकूँ, पैसा नहीं है कि मैं एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन ले सकूँ, पैसा नहीं है कि मैं पढ़ाई कर सकूँ, प्रोग्रामिंग सीख सकूँ, पैसा नहीं है कि मैं एक ऑफ़िस सेटअप कर सकूँ। इ तो क्या करूँ? कैसे मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ? निश्चित रूप से पैसा बहुत ही ज़रूरी तत्व होता है कोई भी बिज़नेस करने के लिए। लेकिन क्या हम बिल्कुल कम पैसे से या बहुत ही छोटे सेटअप से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं जब हमारे पास पैसे की मात्रा सीमित हो। फिर आता है कि हम जहाँ रहते हैं, हम तो गाँव में हैं या हम छोटे शहर में हैं। जैसे मैं अभी मुज़फ्फरपुर में हूँ। मेरा गाँव जो है पूसा रोड है समस्तीपुर जिला में। मैं गाँव में हूँ। तो क्या मैं वहाँ से कुछ आईटी का या आईटी से रिलेटेड काम कर सकता हूँ? आप सभी जानते हैं इस पिछले 2 वर्ष में कोरोना के कारण अधिकतर लोग अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा पा रहे हैं, और इसका बेहतर असर मैं कहूँगा ये हुआ है कि लोग अपने गाँव की तरफ वापस आए हैं। गाँव या अपने जो नेटिव है, शहर है, जहाँ पे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। कई बार हम सभी बिहार से जो लोग बाहर निकले हुए हैं, अ, बैंगलोर में, हैदराबाद में या दिल्ली में, पुणे में या फिर इवन विदेशों में काम करते हैं, बड़े शहरों में बड़ी व्यवस्था के साथ। पर हम जब गाँव वापस आए अभी, तो भी हमारे पास इतनी सुविधाएँ थी कि हम बिल्कुल वही काम बिना किसी इंटरप्शन के कर पा रहे हैं। तो आज के समय में कम से कम स्मॉल टाउन होना या स्मॉल टाउन में होना या इवन गाँव में होना, कोई बाधा नहीं रह गई है। और आखिर में मैंने ये रखा है, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये मेरे पास तो एक और काम है ऑलरेडी, मैं जॉब कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने कहा मैं जॉब कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ या फिर मैं किसी भी तरह का जॉब कर रहा हूँ, आईटी में जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं एक
स्कूल शिक्षक हूँ, या मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, या फिर मैं खुद स्टूडेंट हूँ, क्या मैं कुछ आईटी में कर सकता हूँ? क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ? बिल्कुल पॉसिबल है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम बारी-बारी से देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये ज़रूरी तत्व नहीं है कि ये आपको इंजीनियर होना ज़रूरी है, या आपको प्रोग्रामर होना ज़रूरी है, या आपके पास एक बहुत अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का मशीन होना चाहिए, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बोलने में भी, लिखने में भी, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बड़े शहर या एक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसी जगहों पे होनी चाहिए आप, और आप बिल्कुल डेडिकेटेड सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस कर रहे हैं। आप कोई और जॉब नहीं कर सकते उसके साथ, कोई और काम के साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हाँ, इनके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि आपके पास, चलिए आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने और समझने वाले हैं, लिखने वाले हैं, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, प्रोग्रामिंग का ज्ञान नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कुछ? तो मैं इस वक़्त इतना ही कहूँगा, अ, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए, कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे आप एक दाहिनी तरफ हो हर ऐसे पॉइंट्स के, या बाईं तरफ हो, किसी भी छोर पे हो, आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है। आईटी सेक्टर में जॉब की भी अपॉर्च्युनिटी हर स्थिति में है, और आईटी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप की भी अपॉर्च्युनिटी हर स्थिति में है। उसका स्केल या उसका जो साइज है, वो छोटा या बड़ा हो सकता है, पर जॉब भी और एंटरप्रेन्योरशिप भी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर बंदे के लिए पॉसिबल है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पान की दुकान चलाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो यानी उसके लिए ना आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ना कोई बड़ी व्यवस्था चाहिए, ना बहुत पैसा चाहिए। वो एक रिलेशनशिप आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जहाँ पर कोई भी, किसी भी परिस्थिति में अपने लिए कुछ न कुछ ढूँढ लेगा। उसको वो चॉइसेस हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि शायद और सेक्टर्स में उतना आसान नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें पॉसिबल नहीं है, पर उतना आसान नहीं है। पर आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है, जहाँ पर जो चाहे, जैसी भी स्थिति में हो, कुछ न कुछ उसके लिए उपलब्ध है। ठीक है? तो अब हम इसको अगर डिटेल में समझना चाहें, तो हम एक-एक पॉइंट करके उसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, और फिर ये भी देखने की कोशिश करें कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आमतौर पर आईटी सेक्टर में जो जॉब आपने देखा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आपसे पहले जो लोग आईटी सेक्टर में आए हैं, या आपके पहचान के लोग अभी भी जा रहे हैं, सबसे आसान उनके लिए है जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग पढ़ाई कर चुके हैं। सबसे आसान। ये बदकिस्मती है आईटी कंपनीज की, कि उन्होंने इस तरह का कुछ कंडीशन डाल रखा है। वास्तविकता ये है कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक विशेष ट्रेड तो है, पर सिर्फ वही ट्रेड नहीं है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेष रूप से आईटी के लिए है, ये तो मानी हुई बात है। पर आईटी सेक्टर में किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को प्रेफ़रेंस दी जाती है। मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एमटेक किया था, जिसमें कहीं से भी आईटी प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं होता था। हमने एक निश्चित मकसद से एग्रीकल्चर को चुना था, हमने एक निश्चित मकसद से इंडस्ट्रियल को चुना था, बट जब हमें वैसी अपॉर्च्युनिटीज़ उस वक़्त नहीं मिली, या फिर मेरी इच्छा बदल गई कहें, कि मैंने सोचा कि मुझे आईटी सेक्टर में आना चाहिए, कि कुछ कुछ झुकाव हुआ, कुछ इंटरेस्ट,
डेवलप हुआ, तो मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके आरे नहीं आया। मैं इनफैक्ट मैं मुझे इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मौका मिला, क्योंकि मैंने बीटेक एग्रीकल्चर में किया था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने एग्रीकल्चर में बीटेक किया है, आप मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आएंगे, आप टेल्को जैसी कंपनी में क्या करेंगे आके, या इस्पात इंडस्ट्रीज में आके क्या करेंगे, आपने तो एग्रीकल्चर में किया है, तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करना चाहिए। पर आईटी एक ऐसा सेक्टर था जहां पर मुझे इस तरह के सवाल नहीं झेलने पड़े कि आपने तो एग्रीकल्चर किया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया, और आप जो है आईटी में क्या करेंगे। तो हमारे लिए इंजीनियर होना बहुत सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था, या मौका दिया आईटी सेक्टर में आने के लिए। और वो सबसे आसान तरीका है आईटी सेक्टर में आज भी। पर जब अब 20 वर्षों से मैं इस इंडस्ट्री में हूं और मैं एक चेंज देख रहा हूं, मेरा ये विश्वास शुरू से था व्यक्तिगत रूप से कि आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी मायने का नहीं है, जब तक आप जिस तरह की जॉब मैं करता रहा और मैं करता हूं, या अधिकतर लोग इंडिया में करते हैं, बाहर भी, जिसको लार्जली आईटी सेक्टर कहा जाता है, वहां पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, खासतौर पर इंजीनियरिंग डिग्री, कुछ खास वैल्यू ऐड करता है नहीं। आज कंपनियों ने, जो बड़ी कंपनियां हैं और जो नई कंपनियां, जो छोटी कंपनियां भी हैं, उन्होंने इस बात को समझना शुरू किया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, खासतौर पर बीटेक या बीई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। कुछ कंपनियों ने नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी मौका दिया। सबसे पहले नॉन कंप्यूटर साइंस, नॉन आईटी वाले लोगों को मौका मिला, जैसे मैं। उसके बाद नॉन इंजीनियर्स को मौका मिला, जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बीसीए हैं, एमसीए हैं, या फिर बीएससी हैं, इवन बीकॉम है, कोई भी हो। या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 12th तक पढ़ाई करके आईटी सेक्टर में आ गए, और आज उन्होंने साबित किया है कि उनकी पढ़ाई, या जो उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की, कोई मायने नहीं रखता है उनके तत्कालिक काम में। आईटी सेक्टर एक अपना ही नए सिरे से पढ़ने की वहाँ आवश्यकता होती है, और आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़नी होती है, हर वक्त नया कुछ पढ़ना होता है। तो ये जरूरी है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। अगर पढ़ना भी तब बहुत जरूरी होता है जब आप प्रोग्रामिंग में हैं, यानी कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलता है। बहुत सारे ऐसे रोल्स भी हैं जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे, या पहले के सेशंस में बातें हो गई हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। तो वहां पर शायद आपको बहुत ज्यादा लगातार पढ़ने की भी जरूरत ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के समय में क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। अब बात आती है जॉब के लिए। इतनी सारी चीजें, क्वालिफिकेशन तो तब चाहिए जब आपको जॉब करनी है, पर अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, या आप स्वावलंबी होना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन कितना मैटर करता है। वहां पर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में जो जो सबसे बुनियादी बात होती है, अंतर जो होता है, वो ये होता है कि आप जॉब एक बने बनाए सेटअप में, किसी के द्वारा कोई काम क्रिएट किया गया है, वहां पे उनको सिर्फ एक बंदे की जरूरत है, उनको लोग चाहिए वो काम करने के लिए। तो वो आपको, या हम जैसे किसी को भी जैसी मैच होगी, हमें हायर करेंगे, हमें उस जॉब में लेंगे, और हम काम करेंगे, काम के बदले हमें पैसा मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत ही सीमित होती हैं, कि हम जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम उस जॉब में सिर्फ जुड़ रहे हैं, और हमें अपने काम का पैसा मिलता है। पर जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो आपको काम क्रिएट करना है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके पास
आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप खुद या दूसरों को काम दे सकें। तो रिस्क है वहाँ पे, पैसे की ज़रूरत होगी, आपको लोगों को ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा क्योंकि कोई आप पे विश्वास करता है, अपना पैसा लगाता है या आप खुद का पैसा उस पे लगाते हैं, जो नुकसान में जा सकते हैं। तो ये अलग चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैं। तो जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन देखा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपसे शायद कोई ना पूछे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहाँ पे अलग चीज़ों पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपके पास आइडिया कितना अच्छा है, आपके पास अनुभव कितना है। वहाँ पर आपने अगर वो काम वैसा काम पहले किया हुआ है, तो लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे देन आप एक आईआईटी और या फिर अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हों, पर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर आपने किया है, साबित किया है, तो शायद लोग आपकी बात मान लें, चाहे आप एक स्कूल ड्रॉप आउट भी क्यों ना हो, राइट? तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा तवज्जो मिलता है जब आप जॉब ढूँढ रहे हैं। ज़्यादा क्वालिफ़ाइड, ज़्यादा चांसेस हैं जॉब की, बेहतर जॉब की, कम क्वालिफ़ाइड, थोड़ा स्ट्रगल है, पर अब सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल रहा है। और दूसरी चीज़ है रोल, अगर आप रिलेटिवली कम क्वालिफ़ाइड हैं, तो भी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बहुत सारे रोल्स उपलब्ध हैं। इसकी चर्चाएँ पहले सेशन में हो चुकी हैं, मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको नहीं पता है, आपने सेशंस नहीं अटेंड किया था, तो उसके लिंक्स आपको मिल जाएँगे यूट्यूब पे जो भी पोस्टिंग्स हुई हैं, आप उसको ज़रूर देखें और सुनें। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसमें अलग-अलग लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर और आप वो चुन सकते हैं। सो अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लेवल पे अगर आप हम उसका स्केल पे बताना चाहें अगेन लेफ्ट से राइट तक में, तो आप जिस जगह पे हो, उसके हिसाब से आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होगी और एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने कहा कि क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता ही नहीं, उसके अलग ही कुछ मानदंड हैं। ठीक है, तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जो हमने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आना चाहिए। मैंने बार-बार कहा अभी तक कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही एक काम नहीं है आईटी सेक्टर। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। आईटी सेक्टर एक एक बड़ी इंडस्ट्री है और एक्चुअली वो इंडस्ट्री खुद में है भी नहीं। मैं आईटी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्ट सेटअप है। किसी भी और इंडस्ट्री में या किसी भी और काम के लिए आईटी की आवश्यकता होती है। आईटी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आईटी की हमेशा आवश्यकता होती है किसी दूसरे में। जैसे किसी ने हॉस्पिटल बनाया है, तो हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए आईटी की ज़रूरत हो सकती है। कोई बैंक है, बैंक को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए आईटी की ज़रूरत हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। माइनिंग है, शिपिंग है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और शायद हर जगह अब क्योंकि जब हम कनेक्टेड हम बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे भी आईटी की आवश्यकता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आईटी की आवश्यकता है। तो आज के समय में शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो, जहाँ पर आईटी उपलब्ध नहीं है या उसका कुछ अंश है नहीं, पर आईटी अपने आप में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो किसी न किसी काम को आसान करने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो जब भी हम किसी और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी को देखेंगे, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी रोल्स हैं, जो आईटी को यूज़फुल बनाने के लिए या उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि हेल्थ केयर या फिर जो हॉस्पिटल सिस्टम है, उसमें आईटी का क्या योगदान है और हम नॉन प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम वहाँ पे क्या हो सकता है? सबसे पहले होता है कि किसी को भी एक प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए एक आईटी सिस्टम बनाना है, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्रामर्स बनाएँगे, लेकिन उनको बनाना क्या है?
वो बताएगा कौन? कौन बताएगा? जिसको उस प्राइमरी सेक्टर की जानकारी होगी, वही तो बताएगा कि अच्छा मैं तो प्रोग्रामर हूँ बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि प्रिस्क्रिप्शन नाम की कोई चीज़ होती है जो बनाई जाती है। मुझे नहीं पता है कि पेशेंट जैसा कोई चीज़ होती है। उदाहरण के तौर पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से मालूम हो, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो फिर हम उस क्षेत्र के अनुभवी इंसान बनते हैं और फिर हम ये बताते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने वालों को कि आपको ऐसी चीज़ें बनानी है हमारे लिए, ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है। इस तरीके से हम सभी लोग यूज़ करेंगे आपके बनाए हुए सिस्टम को, हमें ऐसा चाहिए। हाँ, इस तरह की डिटेलिंग होनी चाहिए, इस तरह का जो उसका स्क्रीन है वैसा होना चाहिए। तो वो जो एक जो अ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहते हैं उसको, एसएमईज़ काफ़ी टर्म्स आईटी सेक्टर में या फिर आप इंडस्ट्रीज़ में जाएँगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्रिप्टिक टर्म्स सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो एसएमई एक टर्म है जिसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहते हैं, मान या लीजिए कुछ फिर एक प्रेजेंटेशन मोड में शुरू विशेषज्ञ कर जिसको लीजिए हम तो कह सकते हैं हिंदी में। तो आप अगर विशेषज्ञ हैं किसी चीज़ के, तो आपके लिए आईटी में अपॉर्च्युनिटी है। उसके फॉर्मल रोल्स हैं, जिसको कई जगहों पे बिज़नेस एनालिस्ट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, इस तरह के डेजिग्नेशंस के साथ सामने लाया जाता है, बट उनका जो मुख्य काम है, वो है अपने क्षेत्र का मास्टर बनना और उसको जो आईटी बनाने वाले हैं या आईटी सिस्टम्स बना के मेंटेन करने वाले हैं, उनको ज्ञान देना, उनको गाइडेंस देना। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको आईटी की कोई जानकारी ना हो, आप प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं जानते हैं, फिर भी आप आईटी सेक्टर में होते हैं। तो ये बड़ी अद्भुत चीज़ है कि आप किसी भी और सेक्टर के हैं, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आप आईटी सेक्टर में कूदना चाहते हैं, बिल्कुल आप वेलकम हैं, आपकी ज़रूरत है आईटी सेक्टर में और ओके आप ओके ठीक आ है सकते हैं। सो हाय एवरीवन उदाहरण के तौर पर मैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा सोचिए कि मैं फार्म इक्विपमेंट्स, हमने एक एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी है हमारी राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में, उनके साथ जहाँ से मैंने पढ़ाई की, तो उनके साथ मैं कुछ कोलैबोरेशन कर रहा था। वहाँ पर एक मास्टर्स के स्टूडेंट को, एमटेक के स्टूडेंट को, उनके दिमाग में एक आइडिया था कि जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं फील्ड में किसी भी कारण से, सबसे जो कॉमन यूज है वो है खेत खोदने के लिए, जोतने के लिए, ठीक है। तो जब हम ट्रैक्टर ऑपरेट करते हैं, तो हमने कितने बड़े क्षेत्र में, कितना बड़े फील्ड को हमने खोदा है, उसकी जानकारी हम कैसे करें? तो ये बहुत आसान है कि हमने लंबाई चौड़ाई देखी और हमने उसको मेजर कर लिया। उसमें कई बार क्या होता है कि गड़बड़ सड़बड़ होता है। विश्वास की बात है। मान लीजिए आपने जिस ऑपरेटर को कहा जाके करने के लिए, उसने कुछ बढ़ा चढ़ा के या कम आंक के आपको बता दिया और बीच में पैसे मार दिया। तो विश्वास नहीं होता, आपका कस्टमर जो है, आपका जो फील्ड ओनर है, वो कहेगा नहीं नहीं, मेरा तो 4 कट्ठा का प्लॉट है, आप उसको 10 कट्ठा कैसे कह रहे हैं? आप तो चूंकि पर कट्ठे के हिसाब से चार्ज करना चाहते हैं उसको जमीन जोतने का, तो आप कहेंगे नहीं 10 कट्ठा था, वो कहेगा नहीं 4 कट्ठा था। अब इसको कैसे वेरीफाई करें? जाके उस वक्त फीता लेके, टेप लेके मेजर करेंगे, अमीन को बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता हर समय। तो क्या इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि आईटी को यूज करके हम कुछ कर सकते हैं कि जिसमें अपने आप हो जाए, किसी इंसान की जरूरत ना हो, मेजरमेंट हो जाए, क्योंकि हम फील्ड में घूम तो रहे हैं। तो ये आइडिया उनके पास था, बड़ी अच्छी बात है। पर वो प्रोग्रामर नहीं, वो तो एमटेक के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्म मशीनरी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा कुछ करना है। तो हम और हमारी टीम जो प्रोग्रामिंग जानते हैं, हमें वहाँ का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ट्रैक्टर किस तरीके से चलता है, किस किस तरीके से वो जो पाथ बन सकता है। हमने कहा कि जो आपका जियो डेटा है, यानी कि आप सभी शायद फ़ोन यूज़ करते हो, तो कई बार गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे, तो लोकेशन शेयर होता है। तो आइडिया ये था कि
ट्रैक्टर पे जो बैठा है, ट्रैक्टर पे अगर हम एक मोबाइल फ़ोन रखते हैं और वो तत्कालिक अपना जियो लोकेशन डेटा हर कुछ सेकंड्स में हमें भेज दे, जो कि संभव है टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हम उसको देख के एक प्लॉट ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, ग्राफिक्स आ गया, जो भी है, और हम सामने उसको दिखाना भी चाहते हैं। तो हमने इन सभी 2 तरह के ज्ञानों को मिक्स किया, प्रोग्रामिंग में कैसे होगा और फील्ड में उसको कैसे यूज़ करेंगे, फिर उसमें क्या कमियाँ हो रही हैं, कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कभी कभी ट्रैक्टर आड़ा तिरछा घूम गया तो फिर अलग से डेटा, अलग रिजल्ट्स आने लगते थे। तो कहने का ये मतलब है कि जो लोग बिल्कुल आईटी के नहीं थे, जो स्टूडेंट थे वहाँ पे एग्रीकल्चर के, वो और हम, हमारी टीम ने मिलकर के एक अच्छा-सा प्रोग्राम बनाया जिसमें हम अ, इस चीज़ को दिखा पाते हैं, एरिया को अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं, उसका ग्राफ़िकल लेआउट बना पाते हैं, जिसको मैप पे पोज़ीशन करके दिखा पाते हैं। तो अब क्या है कि अब जो ऑपरेटर है, जो ड्राइवर है, उसको एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो खेत का मालिक है, उसको कोई अविश्वास की बात नहीं है, क्योंकि वो भी तो मेज़रमेंट नहीं जानता मोस्टली, वो अमीन पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा चलो कंप्यूटर जो है वो अमानत कर रहा है। दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर भाड़े पे देते हैं, उनके लिए हेडेक कम हो गया कि दिन भर में हमारा ट्रैक्टर कहाँ-कहाँ, किस-किस खेत में काम किया, कितना ऑपरेट किया, कितना उस पे तेल खर्च हुआ, कितना एफिशिएंट है। ये सारी जानकारी चूँकि कंप्यूटर ने जो जो फ़ोन है या ट्रैक्टर के हैं, ट्रैक्टर ने खुद इन्फॉर्म कर दिया सिस्टम को, और वहाँ पे ये सारे प्रोग्राम ने उसको प्रोसेस करके आपके लिए सारी जानकारी तैयार कर दी। तो एक तरफ जो फील्ड के इंजीनियर्स थे, जो ट्रैक्टर ऑपरेटर्स हैं, वो सभी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, जिसका इन्फॉर्मेशन तो हमें वही देंगे, जो इनपुट है वो वहीं से आता है। तो वो एक रोल है, वो एक रोल है जिसमें हम बिल्कुल कोई जानकारी ना होते हुए भी प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं। इसके अलावा और भी रोल्स हैं, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं या उसको मार्केट में लाना है किसी यूज़र को देने के लिए, तो उसकी टेस्टिंग होती है, किसी ने बनाया, उसकी टेस्टिंग होगी। तो जैसे हमने कहा कि फील्ड में हम लोगों ने टेस्ट किया, अब वो उपलब्ध है किसी भी और किसान के इस्तेमाल करने के लिए। तो टेस्टिंग करने वालों को हमको हायर करना पड़ा। हमने फील्ड में टेस्ट किया तो उनकी जॉब है, वो हमें बता रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं हमारे लिए। तो 2 तरीके से एक फील्ड पे टेस्टिंग है, यूज़र लेवल पे, एक टेक्निकल लेवल पे, जो कि हमें बताते हैं कि जब बहुत सारा डेटा आ जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, डेटा फैब्रिकेट करके हम कर सकते हैं। तो टेस्टर का काम होता है, जो कि प्रोग्रामिंग शायद ज़रूरत ना हो, अब थोड़ा-सा धीरे-धीरे ब्लर होता जा रहा है वहाँ पे, जो डिफरेंस है, काफ़ी सारा ऑटोमेशन हो रहा है प्रोग्रामिंग के थ्रू, पर फिर भी एक मैनुअल टेस्टिंग की हमेशा आवश्यकता है। और पीछे जाएँ तो हम उसको उसके लिए यूज़र्स कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका ज्ञान देते हैं। चाहे उसको हम लिख के बताएँ, ड्राइंग करके बताएँ या वीडियोज़ बना के बताएँ, किसी भी तरीके से उसकी जानकारी एंड यूज़र को बताना, सिखाना, जो सीखने का जो कंटेंट बनाना होता है, ट्रेनिंग देना होता है, ये भी एक जॉब है। उसके अलावा जो जनरल बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें आप सेल्स में होते हैं, यानी कि आप सॉफ्टवेयर आप किसी को बेच रहे हैं ताकि आप खरीदें, आप उसको यूज़ करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, उसके बदले आप हमें पैसे देंगे। उसका प्रचार करते हैं जो मार्केटिंग के लोग होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो अकाउंटिंग होती है, जो पैसे का लेन-देन होता है, उसका उसका देख-रेख करना, जो इसमें जितने सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी देख-रेख, ह्यूमन रिसोर्स, जितना लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली आईटी सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग करना ही एक काम है? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आईटी सेक्टर में करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ ना रुकें कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो हम आईटी सेक्टर में नहीं आ सकते।
तीसरा, कंप्यूटर डिवाइस। हमने शुरू में ही कहा कि अब ये प्रेजेंटेशन हमने एक टैब पे बनाया जो छोटा सा स्क्रीन 10 इंच का स्क्रीन वाला था। हम 5 इंच के स्क्रीन पे भी ये चीज़ कर सकते हैं। और हमारे पास फ़ोन इंटरनेट है, तो हम आपके साथ रूबरू हैं। और एक बहुत ही हाई परफॉर्मिंग बड़ा सा डिवाइस भी हो तो भी काम करेंगे। अगर सिर्फ हमारे पास ये लैपटॉप है या ये टैब है, तो भी क्या हम काम कर सकते हैं? बड़े मशीन्स हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपको जानकारी हो या कभी किसी से सुना होगा क्लाउड के बारे में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय में ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन का, चाहे बहुत मजबूत मशीन हो या बहुत ही साधारण सी मशीन हो, जितनी चाहिए, जैसी चाहिए, जब चाहिए, जितने समय के लिए चाहिए, ऑन डिमांड आपके लिए उपलब्ध होता है। और आपको उसको फिज़िकली एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। माने आपके हाथ में टच करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं और ऐसा होता है जैसे कि आप एक समय में कई सारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। आज वो उपलब्ध है, आवश्यकता अनुसार आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिज़िकली आपके पास नहीं भी हो कंप्यूटर, फिर भी आपके पास बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स उपलब्ध हो सकते हैं, जो कि आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो आपके पास फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की शायद ज़रूरत ना पड़े। हमने जो हमारा ऐप्स बनाया है वो सभी हमने क्लाउड में यानी अमेज़न क्लाउड में व्यवस्थित किया है, वहाँ पे हमने होस्ट कर रखा है। जो आप वानप्रस्थ का वेबसाइट देखते हैं, वो सभी जो है वो क्लाउड में सिस्टम्स हैं, वर्चुअल सिस्टम्स हैं जहाँ पर हमने होस्ट कर रखा है। शायद कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी अटपटी बातें लग रही हों, पर जैसे-जैसे आप इसमें घुसेंगे आईटी सेक्टर में, तो आपके लिए ये बातें बड़ी मुश्किल नहीं होंगी। आप ये मान के चलिए कि कहीं किसी ने कंप्यूटर लगा रखा है और हम उसको यहाँ से किसी तरीके से दूर से, जैसे टेलीविज़न देखते हैं और टेलीविज़न को ऑपरेट करते हैं, वैसे किसी दूर कहीं अमेरिका में या मुंबई में या हमारे पड़ोस के किसी घर में एक कंप्यूटर रखा है और उसको हम यहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं, हमारे एक छोटे से मशीन से, हमारे फ़ोन से, तो वो आज के दिन में संभव है और वो हो रहा है। तो डिवाइस हाथ में होना आवश्यक नहीं है। हम इस टैब से कल को हम ट्रैवल आज भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। आमतौर पर हम बैंगलोर में रहते हैं, पर अभी हम बिहार में हैं। कल हम नेपाल जाएँगे। हम हर जगह से अपने प्राइमरी सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं रह गया है। हाँ, अब सवाल आता है कि हम खरीद ही नहीं सकते या फिर हम वर्चुअल मशीन भी नहीं ला सकते, ठीक है? अगर हमारे पास कुछ ऐसा मुश्किल काम है जिसके लिए अ, हाई कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेज़ चाहिए, तो निश्चित रूप से हमको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं है, तो हमारे पास जैसी ही चीज़ें हैं, हम उसी स्थिति के हिसाब से जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप की प्लानिंग करेंगे। फ़र्ज़ करिए कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टैब है या एक फ़ोन है। और पिछले जो 2-3 कंडीशंस हमने अभी तक देखा कि हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं हैं, तो हमें आईटी में फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, तो हम एक नए एप्लीकेशंस नहीं बना सकते, ठीक है। हमारे पास सिर्फ़ एक छोटा मोबाइल फ़ोन है, थे बड़े स्क्रीन का कंप्यूटर नहीं है। रितेश हम क्या करें? अगर यही 3 स्थिति को लें। रितेश जस्ट जी, 10 मिनट रह गया है, so if you could just जी, speed जी। up so that we can go through that. एंड इन एनी केस सभी के लिए कि हमारा तो दूसरा लिंक दिया हुआ है इनविटेशन में, उसको हम यहाँ शेयर भी कर देंगे। तो दूसरे लिंक पे ज्वाइन करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। सो रितेश, रिक्वेस्ट इज जी, जस्ट जी। इफ यू कुड स्पीड अप ए बिट। थैंक यू। ठीक है। तो इन तीनों को जैसे हमने एक साथ रखा तो हमारे पास क्या अपॉर्च्युनिटी होती है? हम क्या काम कर सकते हैं? जैसी परिस्थिति हो वैसा काम करेंगे। अभी हम जब हम दरभंगा में हैं, तो यहाँ पर हमने देखा जैसे मैं कचहरी जा रहा था किसी किसी काम से रजिस्ट्री ऑफ़िस जा रहा था। तो हमने वहाँ पर देखा कि
बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, छोटे स्क्रीन से कर रहे हैं या एक डेस्कटॉप से कर रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है, राइट? तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर टाइपिस्ट हैं, अच्छे टाइपिस्ट हैं, जो कि रजिस्ट्री के दौरान जितने पेपर वर्क होते हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं। एक छोटा-सा काम है, बहुत ही इंडिपेंडेंट काम है, उनको इंटरनेट भी नहीं चाहिए और वो कर रहे हैं। तो वहाँ से जॉब आपके आखिरी स्टेज तक जाती है, ठीक है? तो डिवाइस बड़ा काम, बड़ा मुश्किल या रिस्ट्रिक्शन जो है कहें कि वो नहीं रह गया है। स्पीड ऑफ इंटरनेट फिर वही चीज़ इसमें भी है कि आपके पास जैसी परिस्थिति हो, आपके पास अगर फ़ोन इंटरनेट है, तो भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर बेहतर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, तो वो भी अब गाँव के लेवल पे भी उपलब्ध है। अ, बिहार सरकार की एक कल न्यूज़ आज ही शायद मैंने पढ़ा कि लगभग 94% पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है, तो इंटरनेट स्पीड बहुत सस्ते दर पे उपलब्ध है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश सही बात है, बेहतर इंग्लिश होती है, तो हमको हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती हैं। बड़े शहरों में आप नॉन हिंदी स्पीकिंग जगहों पे भी जाकर के काम कर सकते हैं आसानी से, पर नहीं भी है तो मैंने खुद इंग्लिश सीखा है और तब जाके हम आगे बढ़े हैं। थोड़ा स्लो होता है, बेहतर होता है इंग्लिश में काम करना क्योंकि अधिकतर कंटेंट, अधिकतर जानकारी जो है इंग्लिश में है, लेकिन ये भी कोई बड़ी बाधा नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नॉन इंग्लिश में ही होता है। जैसे बिहार सरकार की बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो बिल्कुल हिंदी में होती है। और जिनको हिंदी आती है वही उसको समझ सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हमने बहुत जगहों पे ये चर्चा की कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें पैसे खर्च होते हैं या फिर हम प्रोग्रामिंग कैसे सीखें उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो हर जगह है, जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें। तो जैसी व्यवस्था जितने पैसे की हमारे पास व्यवस्था होगी हम उस तरीके से काम चुन सकते हैं और वो सभी उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि एक जैसे कि मैंने कहा टाइपिस्ट उनको क्या चाहिए एक छोटा-सा कंप्यूटर डिवाइस चाहिए और सही जगह पे वो बैठे हों, अपने लैप पे अपने हाथ में फ़ोन रख कर के वो टाइपिंग कर सकते हैं और दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल उसके रिलेटेड मैं दूँगा कि मुझे एक रजिस्ट्री करानी थी ज़मीन की तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है स्टैम्प ड्यूटी और फीस वो पे करना था। एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको ऑनलाइन ही जमा करना है। ₹5000 से ज़्यादा का टैक्स आपको ऑनलाइन पे करना। ऑनलाइन का मतलब आपको चालान भर के बैंक में जमा करना है। बैंक में जमा करने की भी 2 पद्धतियाँ हैं। एक तो आप चालान प्रिंट कर लें और फिर बैंक में लेके जाएँ पैसे और वहाँ जमा कराएँ या फिर बिल्कुल डिजिटल पेमेंट के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। पर 99% लोग अभी भी पहला प्रोसेस करते हैं, यानी कि कैश लेके जाएँगे, एक पर्ची ऑनलाइन जनरेट करेंगे और फिर जाके बैंक में जमा कराएँगे। पहले वो स्टाम्प वेंडर को देते थे, अब वो बैंक को देते हैं, पर जो पूरी तरह जो डिजिटल प्रोसेस है, जो उपलब्ध है, उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आपके लिए वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी है। आप कहें कि ठीक है, हमने एक अपना कंप्यूटर लाएँ, आपके पास डिजिटल बैंकिंग है, आइए हम आपके लिए सारी फॉर्म एंट्रीज़ करते हैं और आप अपना डिजिटल बैंकिंग का अकाउंट्स डिटेल डालिए और वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। आप उसको और बेहतर कर सकते हैं कि अगर उनके पास डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएँ नहीं हो, तो आप किसी माध्यम से उनसे पैसे ले लें, चेक से ले लें, अपने अकाउंट में जमा करा लें और फिर आप अपने अकाउंट से इसका पेमेंट कर सकें। उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि टैक्सेशंस वगैरह कैसे होंगे आप पे। पर ये एक इनेबलमेंट आप कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होने की और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी सुविधाएँ
भारत सरकार के स्तर पे प्रमोट की जाती हैं। आपने सीएससीज़ का नाम सुना होगा, कॉमन सर्विसेज सेंटर, उसके थ्रू ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर आप अथॉरिटी के साथ ये काम कर सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और एक सिस्टम सेटअप करके एक स्थायी जगह पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस का तो मैंने छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताया, पर ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पर आप अपने ज्ञान का और अपने समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत ही छोटे, और जितना इन्वेस्टमेंट होता जाए आपके पास उपलब्ध, आप उसको और बढ़ा सकते हैं। लोकेशन, मैंने पहले ही कहा, कोई कंस्ट्रेंट नहीं रह गया आज के समय में, कोरोना काल में। ये अब बिल्कुल नो ब्रेनर हो गया है कि आप किसी भी जगह से किसी भी तरह का आईटी सेक्टर का काम कर सकते हैं। टाइम अवेलेबिलिटी, आमतौर पर हम लोग के पास फुल टाइम है, जॉब करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि दोनों करना चाहते हैं एक साथ। मेरा मानना है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी एक तरह का जॉब है, बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पर ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग पावर हमारे पास होता है, और क्योंकि हमने पैसा लगाया है। बाकी हम जॉब ही कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ हम खुद के लिए जॉब कर रहे हैं, और जो टॉप टिपिकल जॉब है वहाँ पर हम शायद किसी और के लिए कर रहे हैं। तो ये एक टाइम बैलेंसिंग एक्ट है। अगर हम एक साथ एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हैं, तो हम जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप भी साथ में कर सकते हैं, बट वो सिर्फ़ अपनी हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे बिज़नेसेस एक साथ करते हैं। कई सारे लोग हैं जो बहुत सारे जॉब्स एक साथ करते हैं। कई सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं और समाज सेवा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वानप्रस्थ में हो रहा है। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत मुद्दा है, जहाँ पर आपको खुद सोचना होगा आप टाइम को कैसे बैलेंस करते हैं। आखिरी यहाँ पर हम ये आपको बताना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल्स कैसे हम पहुँचते हैं। जब हम बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ हैं, तो शायद हम एम्प्लॉयी बनना चाहेंगे, और रिते हम रितेश एम्प्लॉयी रि हैं। रितेश रुक जी, जाओ। ये नया टॉपिक है, इसको हम अगले दूसरे सेशन में जुट करके शुरू करेंगे। जी, जी। ये लास्ट ही है, नहीं, नहीं, इसके नहीं, बाद यही और कुछ भी नहीं यही है। सेम शुरू करेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर भी चलेगा, क्योंकि जी। 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अच्छा, चैट अच्छा। चैट विंडो से लिंक ले लीजिए, या लिंक इनवाइट में दिया हुआ था, उससे ज्वाइन कीजिए। हाँ, हाँ। तो इसको ठीक है, मैं हम खत्म वहाँ करूंगा जॉइन जब आप करते हैं लोग सर। सब ज्वाइन कर लेंगे तब। ठीक। पिछले सेशन में हम लोग ने इस स्लाइड पे स्टॉप किया था। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर हम सभी जो हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके पास शुरुआती कोई बैकग्राउंड नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, हम लोग एक एम्प्लॉयी के नाते ही अपना करियर शुरू करते हैं। पर मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि हर इंसान, चाहे वो जॉब कर रहा है या एक फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप में है, वो वास्तव में एंटरप्रेन्योर ही है। हर कोई अपने जगह पे एक एंटरप्रेन्योर है। उस और एक मैनेजर भी है, और मैनेजर है, एंटरप्रेन्योर है तो मैनेजर तो स्वाभाविक रूप से बन जाता है। चाहे वो एक पान की दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो एक आईटी सेक्टर का एक कार्यकर्ता हो। तो एम्प्लॉयमेंट को हम डिफरेंशिएट ना करें एंटरप्रेन्योरशिप से। वो एक पहला लेवल है एंटरप्रेन्योरशिप का, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। अधिकतर लोग, हम में से अधिकतर लोग वहीं से शुरू करते हैं। दूसरा स्तर होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, कि हमने रिस्क लेना शुरू किया, ज़्यादा रिस्क लेना शुरू किया, कि हम बने-बनाए सेटअप में से शुरू ना करके हमने खुद का छोटा-सा, लेकिन खुद का बनाया हुआ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया। और वो कई बार मजबूरी होती है, क्योंकि आपको बेहतर जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, या फिर किसी, जो हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ लिमिटेशंस, सो कॉल्ड लिमिटेशंस की चर्चा की, उसके कारण हम एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो हम सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं। खासतौर पे बिहार में ये एक आम धारणा है। यहाँ पर जॉब फोकस्ड हैं हम सभी। हमें शुरू से कहा जाता है कि पढ़ाई करो,
पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉब ही एक एक जीवन यापन के लिए अवसर दिखाया जाता है या एक तरीका दिखाया जाता है। सही भी है, एक आसान सबसे सरल उपाय है हमारे जीवन जीने के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो पहला स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप का, एम्प्लॉयमेंट या जॉब जो है वो नहीं है। तो शुरुआत हमेशा सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से करनी चाहिए। हाँ, रिस्क को बैलेंस करना भी उतना ही ज़रूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जो लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम मजबूर हैं या हम इन्फीरियर हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। हमने अपने स्तर पे काम शुरू किया। नहीं, आप वास्तव में बेहतर हैं बाकियों से, क्योंकि आपने वो करेज दिखाया है रिस्क उठाने का, खुद पे अपने आप को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आप ही हैं जो कि दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करेंगे। हम जो जॉब में जाते हैं, शायद हम खुद के लिए जॉब तो कर पाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाते हैं। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे चलना शुरू करते हैं, तो हम हमेशा कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे और लोगों को भी काम मिले। पान की दुकान की बात करें तो वहाँ पर जब हम आते हैं तो पान की दुकान चलाते हैं, शुरुआत में शायद अकेले हों, पर हो सकता है कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा जुटने लगे, और बिहार में तम्बाकू बहुत लोग खाते हैं, तो शायद हम वहाँ पर एक बेंच लगा दें, कोई बंदा जो है वो तम्बाकू बेचने को तैयार हो। तो कहने का ये मतलब है कि हम एक एक इकोसिस्टम बना सकते हैं या इवॉल्व करा सकते हैं जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और वो पहला स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप का मेरे लिए। उसके बाद आता है फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर हम स्केल कर चुके होते हैं थोड़ा ज्यादा। अब इस ये बहुत लंबी एक दूरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से एक बड़ा सेटअप बनाना। जब हम काफ़ी बड़े हो जाते हैं या फिर छोटे भी होते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है। आप इन्वेस्टर हो जाते हैं, जब आप ज़्यादा रिस्क लेने की स्थिति में आ जाते हैं, जब आप दूसरों के आइडिया पे, दूसरों के कमिटमेंट पे भरोसा करने लगते हैं और अपना पैसा वहाँ पे लगाने लगते हैं। एक अगेन एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है जो गिने-चुने लोगों में होती है। हम सभी स्ट्रगल करते रहते हैं, चाहत भी होती है तो नहीं कर पाते हैं सिचुएशन के कारण, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है मेरे हिसाब से। पर इस हायरार्की में फोर्थ स्टेज है जब आप इन्वेस्टर होने लगते हैं, जब आप ओनरशिप तो नहीं रखते हैं, ऑपरेशनल ओनरशिप, पर आप पैसे लगाना शुरू करते हैं किसी और के आइडिया पे, किसी और के एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स पे भरोसा करते हैं, और आप फिर उसके साथ ग्रो करते हैं। आखिरी स्टेज आता है जब आप बहुत शायद रिच हो जाते हैं, बहुत पैसे हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने अपने आप के लिए काफी कुछ जमा कर लिया है। बहुत अगेन, पैसा की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो गिविंग बैक का जो एटीट्यूड होता है, जैसे इस ग्रुप में है, वानप्रस्थ में और आगे जो आइडियाज हैं, वहां पर जरूरी नहीं है कि हम वॉरेन बफेट हो जाएं या जेफ बेजोस हो जाएं तभी हम फिलंथ्रोपी करें। हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, और वो एक एटीट्यूड होता है। जब आप वो करने लगते हैं तो आप पिनेकल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप पे होते हैं। तो ये एक जर्नी है जो मैं सोचता हूँ थोड़ा माइंडसेट बदलना होगा हमें एज पेरेंट्स, हमें एज स्टूडेंट्स या सीकर्स, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रायोरिटी देनी होगी, ना कि वो सेकेंडरी चॉइस। एक और एनेक्डोट मैं देना चाहूंगा, जब हम स्कूल में थे, आज भी शायद वो ट्रेंड उपलब्ध वैसा ही है, स्कूल में थे जब, तो वहां पे एक ट्रेंड होता था कि जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो मैथ्स पढ़ेगा इंटर में जाके, फिर उससे थोड़ा कम है वो बायो पढ़ेगा, फिर उससे थोड़ा कम है वो आर्ट्स पढ़ेगा, ऐसे करके। और पहला स्टेज होता था कि आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए ट्राई करेंगे, या फिर उससे भी पहले होता था कि आप एसएससी के लिए ट्राई करेंगे, बैंकिंग के लिए ट्राई करेंगे। उसमें नहीं हुआ तो आप यूपीएससी के लिए ट्राई करेंगे, पहले बीपीएससी के लिए करेंगे, फिर यूपीएससी के लिए ट्राई करेंगे, और वो सब कुछ नहीं हुआ तो फिर बिजनेस की तरफ सोचेंगे। नहीं होना चाहिए ऐसा। जॉब को आपने बहुत तवज्जो दी है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ सोचिए।
और जब आप खुद को एम्प्लॉय करते हैं तो आप 4 और लोगों के लिए, 10 और लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर हम उस माइंडसेट की तरफ जाएं, जो कि बहुत आवश्यक है बिहार जैसी जगह में, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जॉब ही एक तरीका है और जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब ही एक तरीका है, तो हम अपने आप को बहुत लिमिट करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और एज़ एल्डर्स, एज़ पेरेंट्स हमें उसको एनकरेज करना होगा, हमारे बच्चों के मन में वो देना होगा कि बिज़नेस करना बुरी बात नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत तेज़ी से इस पिरामिड के ऊपर पहुँच सकते हैं। अगर आप लोएस्ट लेवल एम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं, तो शायद वहीं पे जीवन निकल जाए। आईटी सेक्टर ख़ास तौर पे उसके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ भी ना हो, कोई डिग्री ना हो, कोई लोकेशन ना हो, एक छोटा-सा फ़ोन हो, एक ₹250 महीने का इंटरनेट कनेक्शन विथ फ़ोन आज उपलब्ध है। सिर्फ़ ₹250 पर महीने के खर्च पे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। गवर्नमेंट के स्कीम्स भी ऐसे हैं जो आपको इनेबल करते हैं इसके लिए, तो आप उसकी तरफ जाएँ और अपना भी भला करें और बहुत सारे लोगों का भी भला कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रांगली सबको एनकरेज करता हूँ कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गंभीरता से देखें। तो यही मेरा कहना था। अब हम जो है सरकार ने बहुत से स्कीम शुरू किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जी, और मैं आपसे ये जानना चाहता था कि उसमें से कुछ के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो छोटे लेवल पर उपलब्ध हों, बड़े लेवल पर नहीं। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे स्कीम्स हैं तो थोड़ा उसका फायदा हमें दिलाएं, अगर नहीं है तो ठीक जी है। सर। बेहतरीन स्कीम जो मुझे लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पे मैंने उसमें का एक्सपेरिमेंट किया। मैंने मैंने देखा कि किस तरीके से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और क्या-क्या करना है। हालाँकि मैं वो कर नहीं पाया आगे चल के मेरे पास उतना वक़्त नहीं था उसको चलाने के लिए। जो सीएससी का स्कीम है, जो कॉमन सर्विसेज सेंटर, जिसको भारत सरकार ने जो चलाते हैं सीएससी, उनका डेज़िग्नेशन या जो नाम उन्होंने दिया है वो है वीएलई, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। हम्म। और हम्म। वो वाक़ई बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, छोटे से सेटअप से। अ, एक कंप्यूटर होना चाहिए, बेहतर होगा एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर हो साथ में, और घर, हर एक के पास कम से कम अपना घर होता है जहाँ वो रहते हैं, गाँव में है। इंटरनेट आज, फ़ोन इंटरनेट हर जगह बेहतर स्पीड के साथ 4G इंटरनेट उपलब्ध है गाँव-गाँव में। तो और वीएलई का रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही आसान है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम होता है जो पास करना होता है, और उसको आसानी से उसकी ट्रेनिंग है ऑनलाइन, वो करके फिर इंडिविजुअली रजिस्टर किया जा सकता है, और सीएससी जब अप्रूव हो जाए तो आप अपनी जगह पे चला सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ की स्कीम है। इंश्योरेंस हो, चाहे रिज़र्वेशंस हों, जो आप टिकट रिज़र्वेशंस करते हैं, एयर टिकट्स हो, या फिर बैंकिंग पॉइंट्स होते हैं, और जितने भी डीबीटी स्कीम्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी मतलब मैं काउंट नहीं कर पाया कितने तरह की स्कीम्स वहाँ से उपलब्ध हैं, जिसकी सुविधा ग्रामीणों को या लोकल्स को सीएससी के थ्रू उपलब्ध कराई जा सकती है। तो मैं वो बहुत ही एक अ, बड़ी अपॉर्च्युनिटी मानता हूँ जो हर एक बंदे के लिए उपलब्ध है, और उसके लिए जाना चाहिए। ये भी कोई नियम नहीं है कि एक गाँव में एक ही सीएससी अप्रूव हो सकता है। कई सारी सीएससीज़ बनाई जा सकती हैं, और सीएससीज़ के लिए 2 फिजिकल एड्रेस तो चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अगर कोई अपने मोबाइल फ़ोन के साथ किसी सर्विस रिसीवर के पास जाके सर्विस देना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। मेरे भैया यहाँ एलआईसी में हैं,
उन्होंने बताया कि सीएससीज को एलआईसी ने इंश्योरेंस पार्टनर के तरीके से भी जोड़ रखा है। पहले प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने इनेबल किया था, अब जो है एलआईसी तक ने उनको जोड़ा है। जो एजेंट होते थे एलआईसी के एजेंट, वो अब सीएससी भी एलआईसी के एजेंट्स हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक अवसर जो है सीएससी के थ्रू सबके पास उपलब्ध है, जो आईटी को यूज करके करना चाहते हैं।